ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही राजलक्ष्मी ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकली, सुगंधा दौड़कर राजलक्ष्मी की ओर गई और पूछने लगी, क्या हुआ? क्या मेरा पोता सही सलामत है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर तरुण सिंघानिया तेजी से चलकर राजलक्ष्मी के पास आया। तरुण की आंखों में जुनून सवार था। मन ही मन तरुण ने यह फैसला कर लिया था कि राजलक्ष्मी ने उसकी होने वाले बेटी को जेनी के पेट में ही मार डाला था। माँ बेटी दोनों गुस्से से लाल आंखों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए राजलक्ष्मी सीधे अपने बॉस अनिका के पास चली गई। अनिका अभी भी मन ही मन सुगंधा और रोहित के बीच में चल रही बात को बार बार सोच रही थी। अनिका खुद एक आयुर्वेद की जानकार डॉक्टर थी। ट्रिपलेट्स यानी कि 3 बच्चों को जन्म देने वाली दवाई के बारे में अनिका ने भी सुन रखा था, मगर उस दवाई का मारवा खानदान के साथ क्या संबंध था, यह बात अनिका नहीं जानती थी। तभी अचानक राजलक्ष्मी की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम, मैंने बच्चे का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया है। यह कहते हुए राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में रखी 2 प्लास्टिक की जिप लॉक वाली बैग अनिका को दिखाई। जब राजलक्ष्मी के हाथों में रखी डीएनए सैंपल को अनिका देखने लगी, तब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ है। जैसे ही राजलक्ष्मी यह बात तरुण और उसकी माँ सुगंधा ने सुनी, दोनों ने राहत की सांस ली, मगर तरुण के दिमाग में अभी भी काफी गुस्सा भरा हुआ था। तरुण तेजी से अनिका और राजलक्ष्मी के पास आया। इससे पहले कि तरुण राजलक्ष्मी के साथ कोई भी आर्गुमेंट करता, राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई एक छोटी प्लास्टिक की बैग उनके हाथ में देते हुए कहा, यह बच्चे का डीएनए सैंपल है। मैंने खास तुम्हारे लिए भी एक सैंपल रखा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे लिए हुए टेस्ट पर भरोसा नहीं करोगे। तो इस सैंपल को लेकर तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हें जिस लैब पर भरोसा हो वहां डीएनए सैंपल मैच करवा लो। तरुण हैरानी से अपने हाथ में रखी प्लास्टिक बैग को देखने लगा। इससे पहले कि तरुण और कोई सवाल करता, राजलक्ष्मी ने तरुण की बात शुरू होने से रुकते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें मुझ पर यह भी यकीन नहीं होगा कि आखिर तुम्हारे हाथ में जो डीएनए सैंपल है वह वाकई में जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके हैं या नहीं। तो यह भी आसानी के साथ साबित हो सकता है। तुम जाकर जेनी के डीएनए सैंपल खुद अपने हाथ से ले लो और फिर अपने पैथोलॉजिस्ट से कहकर तुम तीनों के डीएनए सैंपल मैच करवाओ। इससे 2 चीजें साबित हो जाएंगी। एक कि मैंने जो डीएनए सैंपल दिया है वह वाकई में उसी बच्चे का है जो जेनी के पेट में एक वक्त सांसें ले रहा है, और दूसरा यह कि वह बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। तरुण के यह कहने के बाद राजलक्ष्मी ने तरुण के हाथ में एक कैंची सौंप दी। तरुण समझ चुका था कि राजलक्ष्मी तरुण का डीएनए सैंपल जांच करना चाहती थी। तरुण ने चुपचाप बिना किसी आर्गुमेंट के अपने सर से कुछ बाल कैंची से काटकर राजलक्ष्मी के हाथ में थमा दिए। राजलक्ष्मी दोनों डीएनए सैंपल अपने साथ लेकर अपनी लेबोरेटरी में चली गई। जैसे ही राजलक्ष्मी की लेबोरेटरी का दरवाजा बंद हुआ, तरुण गुस्से से लाल आंखें लिए अनिका की ओर देखने लगा। इससे पहले कि तरुण अनिका से कुछ कहता, ऑपरेशन थिएटर से कुछ नर्स जेनी को बाहर सहारा देते हुए लेकर आए। रो रो के जेनी के चेहरे का बुरा हाल हो चुका था। लगभग सारा मेकअप आंसुओं में बह गया था। जेनी की शक्ल अब अजीब लग रही थी। जैसे ही जेनी बाहर निकली, सुगंधा ने तेजी से जेनी का एक हाथ पकड़ा और पूछा, क्या बच्चा सही सलामत तो है? बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? जेनी तो यही चाहती थी कि किसी तरह बच्चे का मिसकैरेज हो जाए और वह अपने ही झूठ के पीछे हुए जाल में ना फंस जाए, मगर वह जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए रोती हुई आवाज में सुगंधा की बात का जवाब देते हुए जेनी ने कहा, शुक्र है ऊपर वाले का, बच्चा सही सलामत है, मगर अक्सर जबरदस्ती किए हुए डीएनए टेस्ट में यही होता है कि बच्चों को कुछ दिनों बाद नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही
आगे बढ़ने से पहले जेनी फूट फूट कर रोने लगी। जेनी ने यह बात इसलिए भी कही थी ताकि अगर वह किसी तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिराने में कामयाब हो जाए तो वह सारा इल्जाम अनिका पर डाल सकती थी। जब अनिका ने जबरदस्ती बच्चे का डीएनए टेस्ट करने की कोशिश की तब बच्चे को जो नुकसान पहुंचा था उसी की वजह से फ्यूचर में उसका मिसकैरेज हो गया। मगर यह बात सुनने के बाद भी सुगंधा के चेहरे पर कोई फिक्र या घबराहट नहीं नजर आ रही थी। सुगंधा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह सिंघानिया परिवार को उसका वारिस जल्द से जल्द मिल जाए। और अब रोहित के साथ उसकी डील हो चुकी थी। अगर जेनी के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो जाता है तो रोहित उसे वह दवाई देगा जिससे एक लड़की एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। सुगंधा को विश्वास था कि मारवा खानदान के पास जो दवाई है उससे उसके खानदान के वंश पर कभी आंच नहीं आएगी। भले ही सुगंधा को इस वक्त बच्चे की जान की कोई फिक्र नहीं थी, मगर वह बेसब्री से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। वह बस किसी तरह चाहती थी कि सबके सामने यह साबित हो जाए कि जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तरुण सिंघानिया का है, और वह बिना हाथ लगाए अनिका और साहनी परिवार को एक ऐसा तमाचा मारे कि वह लोग दोबारा कभी सिंघानिया परिवार की ओर सर उठाकर ना देख सके। रोती बिलखती जेनी के पास आकर अचानक ही तरुण ने जेनी के सर से 2 बाल उखाड़ लिए। बाल उखाड़ने से जो दर्द जेनी के सर में महसूस हुआ था वह एक चीख बनकर उसके गले से बाहर निकला। जेनी जोर जोर से अपने एक हाथ से अपना सर मसलने लगी। तरुण के हाथ में अपने बाल देखकर जेनी समझ चुकी थी कि बहुत जल्द उसके झूठ से पर्दा उठने वाला था। जेनी को अपना अंजाम तरुण की आंखों में नजर आ रहा था। फिलहाल तरुण की आंखों में जो खून सवार था वह अनिका के लिए था, मगर जेनी जानती थी कि बहुत ही जल्द तरुण की आंखों में जेनी के लिए यही नफरत दिखाई देने लगेगी। तरुण अनिका से बदला नहीं ले सकता था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका मारवा खानदान की होने वाली बहू थी, मगर जेनी ना तो ऊंचे खानदान की थी और ना ही तरुण सिंघानिया जितनी पावरफुल थी। जेनी यह सोच सोचकर मन ही मन घबराने लगी कि जब तरुण को पता चलेगा कि जेनी ने कितना बड़ा झूठ कहा था उससे, तो तरुण उसका क्या अंजाम करेगा। तरुण जानता था कि राजलक्ष्मी डीएनए रिपोर्ट मैच करने में कम से कम 1-2 घंटे का वक्त लगाएगी। तरुण भी जल्द से जल्द अपने किसी भरोसेमंद लैब में जाकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच करवाना चाहता था। अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि रिजल्ट आने में अभी 2-2.5 घंटे का वक्त बाकी था, मगर ना तो रोहित के पास और ना ही अनिका के पास इस बात के लिए 2 से 2.5 घंटे गंवाने का वक्त था। रोहित काफ़ी बिजी बिजनेसमैन था और अनिका एक काफ़ी बिजी डॉक्टर या स्पेशल डिपार्टमेंट की एजेंट थी, मगर कहीं न कहीं अनिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्यार था तो वह थी उसकी नींद। 2 घंटे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करने से बेहतर अनिका अपना वक्त अपनी नींद पूरी करने में लगाती। मगर जब रोहित को और अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि 2 से 2.5 घंटे वह दोनों एक दूसरे के साथ कीमती वक्त गुजार सकते थे, तो यह ऑप्शन दोनों को इतना भी बुरा नहीं लगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर बैठते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, जब तुम निकले तब रिया क्या कर रही थी? रोहित ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ज़्यादा देर तक मोबाइल पर गेम नहीं खेलने देता। रोहित ने यह बातें अटकती हुई आवाज़ में कही थी, जिससे अनिका ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि अपनी बेटी का बचाव करने के लिए रोहित झूठ का सहारा ले रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो? इस तरह का लाड़ प्यार दिखाने से बेटी के भविष्य पर असर पड़ सकता है। न सिर्फ उसकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा, बल्कि उसकी आंखों पर भी इसका बुरा असर होगा। ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन पर देखने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते होंगे। यह बात जानने के लिए डॉक्टरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित जान चुका था कि अनिका के अंदर सो रही माँ को उसने जगा दिया था, और जिस तरह का लेक्चर अनिका रिया को दिया करती थी, आज वही लेक्चर सुनने की बारी रोहित की थी। मगर रोहित भी यह साबित करना चाहता था कि अनिका जितनी अच्छी माँ थी, रोहित भी उतना ही अच्छा और जिम्मेदार बाप था। इसलिए अनिका की बात का जवाब देती है उसने कहा, तुम फिक्र मत करो,
वह क्या है ना कि हमारे खानदान में सबकी आंखें काफ़ी पावरफुल रही है। हमारे खानदान में लोग 60-70 साल के हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 लोगों को चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है और फिर मैं रिया को रोज़ आंखों की एक्सरसाइज करवा दिया करूँगा, जिससे उसकी आंखें और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। रोहित के ऐसे बेतुकी सजेशन सुनकर अनिका को अचानक नींद आने लगी। वह जानती थी कि रोहित किसी भी तरह से अपनी बेटी के बचाव में पीछे नहीं हटेगा और रोहित के साथ रिया को लेकर किसी भी तरह की आर्गुमेंट करना फिजूल था। धीरे धीरे अनिका की आंखें भारी होने लगी। रोहित समझ चुका था कि अनिका किसी भी वक्त गहरी नींद में जा सकती है। इससे पहले कि अनिका अपना बैलेंस खोकर बेंच से अपना सर टकराती, रोहित ने जल्दी से अपना कंधा अनिका के सर के बिल्कुल बगल में रखकर अनिका को एक हाथ से अपनी बाहों में भर लिया। अनिका धीरे से रोहित के कंधे पर झुककर गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अनिका की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कोई उसे धीरे से जगाने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका ने पूरी तरीके से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि राजलक्ष्मी अपने हाथों में एक फाइल पकड़े अनिका के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे राजलक्ष्मी की आवाज अनिका को बिल्कुल क्लियरली सुनाई देने लगी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मैडम, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तैयार है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही सुगंधा दौड़कर राजलक्ष्मी के पास आई। साथ ही साथ चांदनी भी हर्षिता को सहारा देते हुए उसके कमरे से उसे बाहर लेकर आई। सुगंधा ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, क्या लिखा है रिपोर्ट में? जरा बता तो दीजिए सबके सामने कि जीनी के पेट में जो बच्चा है वह मेरे बेटे तरुण का ही बेटा है, सिंघानिया परिवार का होने वाला वारिस है। राजलक्ष्मी ने सुगंधा की बात को इग्नोर करते हुए वह फाइल अनिका के हाथ में थमा दी। अनिका ने फाइल के सारे पन्ने एक के बाद एक पलटना शुरू किया और उसके बाद अचानक फाइल अपने बगल में रखते हुए सुगंधा की ओर देखा। अनिका ने सुगंधा से कहा, इस रिपोर्ट में लिखा है कि जेनी की प्रेगनेंसी 4 महीने पार कर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि जेनी ने आपसे झूठ कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ 1 महीने की है और जाहिर है इससे और भी कई बातें साफ हो जाती हैं। अनिका की बात सुनकर सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे सुगंधा का पूरा चेहरा सफेद पड़ने लगा था। डीएनए रिपोर्ट में जो लिखा था उससे यह बात साबित होती थी कि जेनी ने सुगंधा और तरुण से एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। मगर एक और बात लिखी थी इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में जो कि सिर्फ महसूस की जा सकती थी, और वह यह थी कि तरुण बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं था। और अनिका ने तरुण का चेकअप करने के बाद जो कहा था वह सब कुछ बिल्कुल सच था। तरुण के शरीर में यह ताकत नहीं थी कि वह किसी औरत को मां बना सके और सिंघानिया परिवार को एक वारिस दे सके। सुगंधा का चेहरा देखकर चांदनी, जो वहीं खड़ी सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी, उसके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। हर्षिता को सहारा देते हुए चांदनी हर्षिता को ठीक सुगंधा के सामने लेकर आ गई। सुगंधा हर्षिता की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे एक बात खटकने लगी। सुगंधा ने अनिका की ओर देखकर कहा, यह सब तुमने जानबूझकर किया है? अनिका हैरानी से सुगंधा की ओर देखने लगी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो राजलक्ष्मी ने अभी अभी बनवाई थी वह ठीक अनिका के बगल में पड़ी थी। बावजूद इसके कि वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट उठाकर खुद अपनी आंखों से पढ़ ले कि टेस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा था, वह सीधे अनिका पर इल्जाम लगाने लगी थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, पता नहीं इन दोनों लड़कियों ने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम सिंघानिया परिवार से इस तरह का बर्ताव करने लगी हो। मेरे बेटे को सबके सामने नामर्द साबित करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि सुगंधा क्या कहना चाहती थी। सुगंधा ने अनिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह रिपोर्ट तुमने जानबूझकर बनवाई है ताकि तुम तीनों मिलकर मेरे बेटे को सबके सामने जलील कर सको, मगर मैं अपने बेटे को इस तरह जलील होने नहीं दे सकती। मुझे पता है कि यह टेस्ट रिपोर्ट झूठी है। मुझे टेस्ट रिपोर्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब से तुम लोगों ने जेनी और तरुण के खिलाफ बोलना शुरू किया था तब से मैं चौकन्ना हो गई थी। यह तो अच्छा हुआ मैं पहले ही जेनी के साथ 2 दिन पहले ही उसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी।
तब मुझे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बता दिया था कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह अभी 1 महीना और कुछ दिनों का है। हाँ, प्रेगनेंसी पता चलने के बाद जेनी का खाना पीना कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसका पेट आम लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा बाहर आ गया है। मगर डॉक्टर ने यह बात भी कही थी कि उसे खाने पीने पर कंट्रोल करना होगा, वरना हो सकता है बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए। अच्छा हुआ जब डॉक्टर ने जेनी को यह सारी बातें बताई तब मैं वहाँ मौजूद थी, वरना दूसरे लोगों की तरह मैं भी तुम्हारी इस फेक डीएनए रिपोर्ट की जाल में फंसकर अपने घर में होने वाले चिराग पर शक करने लगती। हर्षिता समझ नहीं पा रही थी कि वह सुगंधा की आंखों पर लगी पट्टी को किस तरह उतारे। जेनी ने काफी चालाकी से सुगंधा और तरुण को अपने बस में कर लिया था। चांदनी ने हर्षिता के मन में चल रही बातों को आवाज देते हुए सुगंधा से कहा, देखो आंटी, यह लड़की बहुत चालाक है। हो सकता है यह लड़की आपको किसी ऐसी हॉस्पिटल में ले गई हो जिस हॉस्पिटल में पहले से इसकी पहचान हो सकता है वह डॉक्टर इसके साथ मिला हुआ हो और इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। मगर आपको हम पर यकीन करना होगा, यह लड़की झूठ बोल रही है। चांदनी की आवाज को दबाते हुए सुगंधा ने कहा, झूठ कौन बोल रहा है इसका फैसला अभी कुछ ही देर में हो जाएगा, जब मेरा बेटा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएगा। जैसे ही अनिका और चांदनी को यह याद आया कि खुद तरुण भी डीएनए टेस्ट सैंपल लेकर अपने भरोसे की लेबोरेटरी में गया था, तब उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि यह बात सुगंधा के अलावा वहां खड़े सारे लोग जानते थे कि चाहे दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में डीएनए सैंपल की जांच करवाई जाए, रिपोर्ट यही निकलेगी। जेनी के पेट में जो बच्चा था वह तरुण सिंघानिया का नहीं था और जेनी 1 महीने से नहीं बल्कि 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब सारे लोगों की नजरें हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पर थी। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब तरुण डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर वापस आए और जल्द से जल्द जेनी की झूठ से पर्दा उठाएं। सुगंधा के चेहरे की ओर देखकर हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। हर्षिता ने सुगंधा से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अपने खानदान के वारिस को पाने के लिए कितना तड़प रही हैं, मगर खानदान के वारिस के प्यार में अंधी होकर आप अपने ही खानदान को खतरे में डाल रही हैं। यह लड़की किसी भी तरह सिंघानिया परिवार की बहू बनना चाहती है। उसकी इतने बड़े झूठ को भी आप लोग अनदेखा कर रहे हैं। और यह सब कुछ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उस घर में वापस आना चाहती हूँ, मगर हाँ, 3 साल गुजारे हैं मैंने उस घर में। मैं नहीं चाहती कि उस घर में कोई ऐसी औरत आ जाए जो आते ही पूरे खानदान को तबाह कर दे। अनिका ने भी सुगंधा को समझाते हुए कहा, देखो आंटी जी, तरुण को इस वक्त बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसके शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वह कमजोरियां दवाई के जरिए दूर नहीं की जा सकती। मैंने आपसे कहा ना, 1 से 1.5 महीने की दवाई और खाने पीने में अगर सख्ती बरती जाए तो फिर यह कभी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। हालांकि अनिका और हर्षिता सुगंधा और सिंघानिया परिवार की भलाई के बारे में बात कर रहे थे, मगर सुगंधा ने मन में इस वक्त गुस्से का एक ज्वालामुखी फट रहा था जो इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। सुगंधा तेज सांसें लेते हुए हॉस्पिटल कॉरिडोर के कोने में अकेली जाकर बैठ गई और मेन एंट्रेंस पर नजरें जमा कर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर तक सब लोग खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक मेन एंट्रेंस से अंदर आ रहे तरुण पर रोहित की नजर पड़ी। जैसे ही तरुण अंदर आया, सुगंधा दौड़कर अपने बेटे के पास गई। तरुण के जैकेट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए सुगंधा ने तरुण से पूछा, बताओ बेटा, क्या लिखा है टेस्ट रिपोर्ट में? जेनी के पेट में जो बच्चा है वह हमारी ही खानदान का वारिस है ना? जरा बता दो इन लोगों को कि हम लोग सच कह रहे हैं। यह साहनी खानदान की दोनों लड़कियां जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए यह सारा ड्रामा कर रही थी। बता दो रोहित को कि उसकी होने वाली बीबी गलत लड़कियों के साथ दे रही है। अनिका और हर्षिता के ठीक पीछे एक दीवार से सटकर जेनी एक बेंच पर बैठी थी। जेनी फटी हुई आंखों से तरुण को देख रही थी। जेनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पलक झपकाना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में उसकी सांसें थम गई थी। अचानक अगर कोई जेनी को इस कंडीशन में देख ले तो शायद यह समझ बैठे कि जेनी के शरीर से जान निकल चुकी थी। अपनी मां के बढ़ते हुए सवालों को इग्नोर करते हुए तरुण धीरे धीरे जेनी की ओर आगे बढ़ने लगा।
हर्षिता जेनी के आगे बैसाखियों का सहारा लेकर खड़ी थी। उसे कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि तरुण उसके पास खींचा चला आ रहा था। तरुण की आंखों में नफरत देखकर हर्षिता धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी, मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि तरुण दरअसल उसकी तरफ नहीं बल्कि गुस्से से पीछे बैठी जेनी की ओर जा रहा था। जैसे ही तरुण जेनी के पास पहुंचा, जेनी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए तरुण से कहा, देखो तरुण। इससे पहले कि जेनी अपनी बात पूरी कर पाती, तरुण ने अचानक ही जेनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जेनी झटके से फिर अपनी बेंच पर लड़खड़ा कर गिरी। तरुण को इस तरह जेनी के ऊपर हाथ उठाते देखकर सुगंधा हैरान हो गई। हॉस्पिटल का स्टाफ भी दौड़कर तरुण और जेनी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी तरुण ने जोर से चीखते हुए जेनी से बताओ कौन है इस नाजायज बच्चे का बाप। तरुण का सवाल सुनते ही सुगंधा का सर फटने लगा। सुगंधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने ही बेटे की कही हुई बात सुगंधा को जहर जैसी लग रही थी। तरुण के सवाल पर जेनी ने हड़बड़ाती हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो तरुण? यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। यह तुम्हारा बच्चा है। जैसे ही जेनी ने यह बात की, तरुण ने और 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। तरुण गुस्से से पागल हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वो जेनी का गला दबाकर उसके शरीर से उसकी जान निकाल देगा। जेनी के बाल कसकर पकड़ते हुए तरुण ने उससे कहा, बताओ मुझे कौन है वह जिसके साथ रात गुजार कर तुमने इस पाप को गले लगाया है और अब चाहती हो कि तुम्हारे पेट में पल रही इस पाप को मैं अपना नाम दूं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा आज। यह कहते हुए तरुण ने एक के बाद एक जेनी के ऊपर मुक्कों से हमला करना शुरू किया, मगर इससे पहले कि तरुण जेनी को कोई गंभीर चोट पहुंचा सकता, हॉस्पिटल का स्टाफ दोनों का बीच बचाव करते हुए तरुण को जेनी से दूर ले गया। तरुण अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने लगा, मगर कम से कम 5-6 लोगों को तरुण को कसकर पकड़ रखा था। सब लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर तरुण ने जेनी पर हाथ उठाना बंद नहीं किया तो हो सकता था कि जेनी के पेट में जो बच्चा सांस ले रहा था उसे कोई ऐसी चोट पहुंचे जो वह सहन न कर पाए और पेट में ही दम तोड़ दे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने तरुण को जबरदस्ती एक जगह पर बिठा दिया। तरुण बार बार उठकर जेनी के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर हॉस्पिटल के स्टाफ ने तरुण को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। सुगंधा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी रानी थी जिसने दुश्मनों के से लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज और अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर दुश्मनों के कुछ सैनिक ने उसकी पूरी रियासत लूट ली थी। जब सुगंधा को इस बात का एहसास हुआ कि जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसके खानदान का वारिस नहीं था, तो अचानक ही सुगंधा का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके आसपास खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे जो धीरे धीरे सुगंधा के कानों पर पड़ने लगी थी। तभी सारा तमाशा देख रही एक नर्स ने दूसरी नर्स से कहा, जेनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अनिका मैडम ने तरुण के बारे में जो कहा था वह सच था। तरुण सिंघानिया सचमुच बाप नहीं बन सकता। तभी दूसरी नर्स ने पहली वाली नर्स से पूछा, मगर अनिका मैडम क्या सचमुच इतनी पावरफुल है कि सिर्फ किसी की नर्व पर उंगली रखकर यह बता सकती हैं कि उसके शरीर में क्या क्या खामियां हैं? भीड़ में खड़े लोगों के बीच अनिका की तारीफें बढ़ने लगी थी और यह बात फैलने लगी थी कि तरुण बाप बनने के लायक नहीं था। बार बार अपने बेटे के लिए ऐसी बातें सुनकर सुगंधा का कलेजा फटने लगा था, मगर वह अच्छी तरह जानती थी कि वह चाह कर भी अनिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तभी अचानक सुगंधा के दिमाग में एक तरकीब आई। वह अपने हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी बाजी के बचे खुचे भौरे समेटना चाहती थी। सुगंधा ने अपने हाथ जोड़ते हुए अनिका के सामने आकर कहा, मैं हार गई बेटा और तुम जीत गए। मैंने तुम्हें कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ़ कर देना। आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर चलो कहीं न कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि उस लड़की जेनी का झूठ हम सबके सामने आ गया। अगर तुम ना होती तो हमें यह कभी नहीं पता चलता कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह हमारे खानदान का वारिस नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता मुझसे। अनिका जानती थी कि सुगंधा यह सब कुछ जो कुछ भी कह रही थी उसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह छिपी थी।
इतने दिनों में अनिका ने सुगंधा के बारे में यह तो जान लिया था कि बिना किसी मतलब की सुगंधा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकती थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बेटा तुम कह रही थी ना कि तुम तरुण का इलाज कर सकती हो, प्लीज उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो ताकि जल्द से जल्द तरुण बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारे खानदान को जल्द से जल्द एक वारिस मिल जाए। पिछले दिनों ही सुगंधा ने अनिका को एक ऐसा ताना मारा था जिसे सुनकर किसी भी औरत का दिल बैठ जाए। सुगंधा ने खुद एक औरत होते हुए शहर भर में अनिका की बदनामी करते हुए यह कहा था कि अनिका को कोई नॉलेज नहीं है। बस किसी तरह लोगों के बीच नाम बनाने के लिए उसने कुछ पावरफुल लोगों को अपने वश में करके उसके बारे में अच्छा बोलने को मजबूर किया था। दरअसल सुगंधा ने एक बार अनिका को यह भी नसीहत दे दी थी कि एक औरत होने के नाते उसे आगे चलकर सिर्फ मारवा खानदान के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और घर पर बच्चों को संभालने का जिम्मा उठा लेना चाहिए। जब यह सारी बातें अनिका को याद आई तब अनिका ने सुगंधा को जवाब देते हुए कहा, आंटी जी मैंने आपकी नसीहत मान ली है और डॉक्टरी की प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ दी है। माफ करना, अब मैं आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकती। सुगंधा यह बात अच्छी तरह जानती थी कि सुगंधा के कहने पर अनिका अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ सकती थी। सुगंधा के कहने पर अनिका ताना कस रही थी, वह यह बात भी अच्छी तरह जानती थी, मगर इस वक्त सुगंधा अनिका की हर बात अपना सर झुकाकर मान ले, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। सुगंधा ने अपने किए की माफ़ी मांगते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा अब मेरी उम्र होने लगी है। यह कहते हैं ना कि बुढ़ापे में अक्सर आदमी सठिया जाता है और मेरे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखो मैंने कितना भला बुरा कह दिया। दरअसल मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरी और मेरे बेटे की मदद करना चाहती हो। चलो गुस्सा थूक दो और कल से ही मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दो। अनिका इतनी आसानी से सुगंधा को माफ करने वाली नहीं थी। अनिका को इस बात का गुस्सा नहीं था कि सुगंधा ने अनिका को भला बुरा कहा था, मगर कहीं न कहीं एक औरत होने के बावजूद अनिका अपनी ही बहू को नीचा दिखाने के कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर्षिता को डिवोर्स देने के बाद सुगंधा ने हर तरफ यह बात फैला दी थी कि उन लोगों ने हर्षिता को इसलिए घर से बेदखल किया था क्योंकि हर्षिता मां नहीं बन सकती थी। एक औरत के बारे में ऐसी बातें फैलाकर सुगंधा को इतनी आसानी से माफ नहीं किया जाना चाहिए। अनिका ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, देखिए आंटी जी, मैं सचमुच नौकरी छोड़ रही हूँ। अगर आप कुछ दिनों पहले मेरी बात मान जाती तो शायद मैं कुछ कर पाती, मगर अब मैं चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थीं उसके जरिए वह आसानी से तरुण के शरीर की कमजोरी दूर कर सकती थी, मगर वह इतनी आसानी से सिंघानिया परिवार की मदद नहीं करने वाली थी। जब सुगंधा को इस बात का एहसास हो गया कि अब अनिका बात को कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा रही थी, तब अचानक अपने चेहरे के फेस एक्सप्रेशंस हटाकर अपनी कमर पर एक हाथ रखते हुए सुगंधा ने अनिका से कहा, आज तुम लोग मेरे परिवार का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि जीनी के पेट में एक नाजायज बच्चा है, मगर यह मत भूलो कि जो गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है। आज तुम जिस बात पर हंस रही हो, कल पूरा समाज उसी बात को लेकर तुम पर हंसेगा। सुगंधा के अचानक बदलते हुए तेवर को देखकर चांदनी और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सुगंधा किस बात को लेकर यह ताना मार रही थी। तभी सुगंधा ने अनिका के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, एक नाजायज बच्चा इस वक्त तुम्हारे घर पर भी मौजूद है। मैं भी देखती हूँ कि तुम उसे किस तरह अपनाती हो। एक औरत होने के नाते तुम अपनी सहेली का दुख दर्द देख नहीं सकती। चलो मैं भी देखती हूँ कि एक औरत होने के नाते अपने पति की नाजायज औलाद के साथ तुम किस तरह एक छत के नीचे रहती हो। सुगंधा ने यह बात अनिका के कानों के पास जाकर कही थी। सुगंधा और अनिका के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था वह किसी और ने नहीं सुना था, मगर सुगंधा ने जो कुछ भी कहा था वह सुगंधा के खिलाफ अनिका के मन में जहर भरने के लिए काफी था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बात में अलेक्जेंडर को लाने की क्या जरूरत थी। अब तक अनिका तो यह भी नहीं जान पाई थी कि अलेक्जेंडर किसकी औलाद थी। लेकिन अगर अलेक्जेंडर अनिका के पेट से जन्म ना भी लिया हो तब भी उस मासूम का कोई कसूर नहीं था।
जो भी प्लानिंग हुई थी उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था, और जिसकी तलाश अनिका और रोहित दोनों बेसब्री से कर रहे थे। जब अनिका ने यह सब कुछ सोच रही थी, तब सुगंधा फिर से अनिका के कानों के पास आकर कहने लगी, मैंने सुना है वह नन्हा सा बच्चा काफी शैतान है। अगर इस उम्र में उसकी शैतानी के चर्चे पूरे शहर में होने लगे तो जरा सोचो, जवानी तक पहुंचते पहुंचते वह तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की क्या हालत कर देगा। तब पता चलेगा तुम्हें कि आज तुम जिस बात पर हंस रही हो उसका अंजाम भविष्य में तुम खुद भुगतने वाली हो। अनिका ने पहले सोचा था कि वह कुछ देर तक आनाकानी करने के बाद तरुण के ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाएगी, मगर सुगंधा के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद अनिका ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब वह तरुण का इलाज नहीं करेगी। अगर अनिका के मन की बात जैसे सुगंधा ने अपनी आंखों से पढ़ ली थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा तरुण का इलाज और कोई नहीं कर सकता? लाखों डॉक्टर हैं जो पैसे खर्च करने पर तरुण का इलाज आसानी से कर देंगे। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका जानती थी कि सुगंधा ने यह बात जितनी आसानी से कही थी, तरुण का इलाज करना उतना आसान नहीं था। ज़्यादा अयासिया करने की वजह से तरुण की किडनी पर काफ़ी असर हुआ था, इसलिए उसका स्पर्म काउंट बढ़ाने में पहले उसकी किडनी को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी था, और बिना ऑपरेशन के और बिना साइड इफ़ेक्ट के यह काम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही कर सकती थी, जिसके बारे में अनिका से ज़्यादा दिल्ली में और कोई नहीं जानकारी रखता था। मगर अनिका ने इस बार सुगंधा से कोई आर्गुमेंट नहीं की और बस अपना सर झुकाकर सुगंधा के सामने खड़ी रही। तभी सुगंधा ने अचानक अपने पास खड़ी चांदनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो चांदनी बेटा, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम दोनों परिवारों के बीच में। अब जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है तो सारे सिकवे गिले भी दूर कर लेते हैं। दोनों परिवार के बीच में पिछले दिनों से जो दीवार खड़ी हुई थी उसे गिराने का समय आ गया है। चांदनी ने भी सुगंधा की इस बात में हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मेहरबानी करके आपने मेरी बहन के बारे में जो बातें फैलाई थी उसे वापस लीजिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहन बच्चों को जन्म देने के काबिल नहीं है तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फ्यूचर में कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा। चांदनी की यह बात सुनते ही सुगंधा ने चांदनी का हाथ और जोर से कसकर पकड़ लिया और कहा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? हर्षिता की दोबारा शादी कैसे हो सकती है? उसकी तो शादी हो चुकी है तरुण के साथ। सुगंधा ने जिस तरह यह बात कही थी, ऐसा लग रहा था पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ था वह बच्चों का खेल था। कोर्ट में जाकर खुद सुगंधा ने हर्षिता के डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे। खुद तरुण ने अपने हाथों से हर्षिता को डिवोर्स पेपर देकर उन पर साइन करने को कहा था। और आज सुगंधा जिस तरह बात कर रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चांदनी ने सुगंधा को याद दिलाते हुए कहा, आंटी जी, आप शायद भूल रहे हैं कि हर्षिता और तरुण दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इस बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, पर ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ा है जो एक कागज पर साइन करने से टूट जाएगा। यह तो 7 जन्मों का रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालो। अगर तुम चाहो तो कल सुबह हम दोबारा दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। चांदनी सुगंधा को देखकर जितनी हैरान हो रही थी उतनी ही सुगंधा की हरकतों पर उसे घिन भी आ रही थी। एक पल में सुगंधा ने अपना रंग बदल दिया था। जिस तरह से सुगंधा रंग बदल रही थी उसे देखकर चांदनी को लग रहा था कि सुगंधा की रंग बदलने की आदत को देखकर खुद गिरगिट को भी शर्म आ जाए। सुगंधा की बात का जवाब देते हुए चांदनी ने कहा, देखो आंटी जी, आप जो कह रही हैं वह कभी नहीं हो सकता। मेरी बहन अब आपकी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। आप बस लोगों से कह दीजिए कि आपने जो कुछ भी कहा था वह गुस्से में आकर कहा था। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। सुगंधा ने कोर्ट के बाहर खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब तरुण ने हर्षिता को डिवोर्स पेपर थमाए थे तो किस तरह हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए थे। सुगंधा को लगा था कि हर्षिता को तरुण से बिछड़ने का बहुत दुख था, मगर आज चांदनी की बात सुनकर उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अब साहनी परिवार किसी भी हालत में हर्षिता और तरुण को एक नहीं होने देंगे। सुगंधा की किसी के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा हैंडसम था,
साहनी परिवार जैसे कई परिवार अपनी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार में करने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। इसलिए हर्षिता के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए सुगंधा ने चांदनी से कहा, ठीक है चलो, मैं ऊंचे खानदान के सभी लोगों से यह कह दूंगी कि तुम्हारी बहन हर्षिता बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त है, मगर बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो चांदनी तभी हैरानी से सुगंधा को देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि हर्षिता पर लगाए गए झूठे इल्जामों के बदले सुगंधा चांदनी से क्या मांगना चाहती थी। सुगंधा ने चांदनी और अनिका दोनों को बारी बारी से देखने के बाद चांदनी से कहा, बदले में तुम्हें मुझे वह दवाई देनी होगी जिससे एक औरत 3 बच्चों को एक साथ जन्म दे सकती है। चांदनी ने हैरानी से सुगंधा को पूछा, यह क्या कह रही हैं आंटी? कौन सी दवाई की बात कर रही हैं आप? सुगंधा ने चांदनी की बात को दबाते हुए कहा, बनो मत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान के पास भी वो दवाई है जिसे एक औरत एक साथ और 3-3 बच्चों को जन्म दे सकती है। तुम अपनी तरफ देख लो, शादी के बाद ठीक 1 साल बाद तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद फिर एक बेटी को जन्म दिया। तुम्हारी मझली बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पहले जुड़वा बेटे हुए और फिर ट्रिपलेट्स, 2 बेटी 1 बेटा। सच कहूँ तो हमने भी हर्षिता को सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम्हारे खानदान की लड़कियां इस बात के लिए काफ़ी मशहूर हैं। हमने सोचा था कि तुम्हारी बहन भी जल्द से जल्द 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देकर हमारे घर को हरा भरा कर देगी। चलो, तुम्हारी बहन ना सही, हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, मगर तुम मुझे वह जड़ी बूटी बता दो जिसके कारण तुम्हारे खानदान की लड़कियां एक साथ ट्रिपलेट को जन्म देती हैं। इसके बाद मैंने हर्षिता के बारे में जो कुछ भी कहा है, ऊंचे खानदान में यह बात मैं वापस खींच लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। अनिका और चांदनी दोनों हैरानी से सुगंधा की बेतुकी बातें सुन रहे थे, मगर चांदनी से अब रहा नहीं गया। उसने सुगंधा की ऐसी बेतुकी बात का जवाब देते हुए कहा, यह क्या कह रही हैं आंटी जी? यह सब कुछ हमारे साथ हाथ में थोड़ी होता है। यह सारी चीज़ें तो ऊपर वाला तय करके भेजता है। चांदनी की बात काटते हुए सुगंधा ने कहा, देखो बेटा, मेरे सामने बनना छोड़ दो। ऊपर वाले की मेहर सिर्फ साहनी परिवार पर ही हमेशा बरसती है ना? सिर्फ तुम तीनों बहनें बल्कि तुम्हारी माँ ने भी जुड़वा बेटी को जन्म दिया था और उसके बाद जुड़वा बेटियों को तुम्हारी माँ की सगी बहन ने भी अपने ससुराल जाकर यही किया था। मैंने तुम्हारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले तुम्हारे खानदान की 7 पुश्तों की तहकीकात कर रखी थी। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे खानदान से भी ऊंचे ऊंचे खानदान लाइन लगाकर तरुण के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार खड़े थे, मगर हमने तुम्हारी बहन हर्षिता को चुना क्योंकि हम जानते थे कि जरूर तुम लोगों के पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिसके जरिए एक के बाद एक तुम्हारे खानदान की लड़कियां एक साथ जुड़वा और ट्रिपलेट्स को जन्म देती रही है। एक साथ तुम मुझे वह जड़ी बूटी दे दो और अगले ही पल मैं हर्षिता पर लगे सारे इल्ज़ाम हटा लूँगी। इसके बाद जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे तुम्हारी बहन की शादी करवा देना। और एक बात, उस जड़ी बूटी या दवाई जो भी तुम्हारे पास है उसके बदले में मैं डिवोर्स पर एलुमनी के तौर पर हर्षिता को अच्छी खासी रकम भी दिलवा दूंगी। हर्षिता तुम्हारे घर से दहेज के तौर पर जो ले आई थी वह आज ही मैं वापस तुम्हें घर भिजवा देती हूँ। इसे तुम एडवांस समझ कर रख लेना और जड़ी बूटी मिलते ही दहेज की रकम से 2 गुनी रकम तुम्हारे घर भिजवा दी जाएगी। बस अब जल्दी से जल्दी मुझे वह दवाई दे दो। सुगंधा की बात सुनने के बाद चांदनी काफ़ी देर तक सुगंधा की बात को टालती रही। वो बार बार एक ही बात कहने लगी कि यह सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है, मगर सुगंधा भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सुगंधा ने चांदनी से कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान के पास जरूर एक ऐसा राज है जिसे तुम लोगों ने शेयर नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों परिवार के बीच में खड़ी हुई इस दीवार को नहीं गिराना चाहती तो ना सही, मैं भी तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास जरूर ऐसी कोई छुपी हुई ताकत है जिससे तुम्हारे खानदान की औरतें हमेशा ही जुड़वा या 3 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। मगर ऐसी कोई बात है जो इस वक्त तुम मुझे नहीं बताना चाहती और बाद में बताना चाहोगे तो मुझे कांटेक्ट करना। तब तक मैं भी अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूँ। मैंने ऊंचे खानदान में जो बात फैला रखी है उसी बात पर कायम रहूँगी।
यह कहते हुए सुगंधा अपने बेटे तरुण के साथ वहां से चली गई। सुगंधा को जाता हुआ देखकर चांदनी ने एक गहरी राहत की सांस ली। चांदनी की रिएक्शन देखकर अनिका भी काफी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे सवाल पर चांदनी के चेहरे पर घबराहट क्यों नजर आने लगी थी। हर्षिता का चेकअप पूरा करने के बाद अनिका ने चांदनी से कहा, तुम हर्षिता को घर ले जा सकती हो। हाँ, उसके पाँव और हाथ की हड्डियों में चोट लगी है, मगर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगी। और हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका फ्यूचर भी बिल्कुल सेफ है। अनिका की बात चांदनी के लिए एक राहत बनकर सामने आई थी। चांदनी को अब इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं पार्टी में हुए एक्सीडेंट की वजह से हर्षिता को कोई ऐसी चोट तो नहीं पहुंची जिससे फ्यूचर में उसे मां बनने में कोई तकलीफ हो। क्योंकि एक तो पहले ही सुगंधा ने हर्षिता के बारे में ऐसी अफवाह फैला रखी थी, और इस एक्सीडेंट के बाद अगर उसकी कही हुई बात सच हो गई तो हर्षिता का फ्यूचर काफ़ी खतरे में पड़ सकता था। हर्षिता को चांदनी के हवाले करने के बाद अनिका ने सोचा कि एक बार वह जाकर मयूर को देखाए। जैसे ही अनिका ने लिफ्ट की और अपने कदम बढ़ाना शुरू किया, चांदनी दौड़कर उसके पास आई। चांदनी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे खानदान पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारे समाज में एक लड़की को आज भी सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन की नज़रों से देखा जाता है। हर लड़की का फ्यूचर सिर्फ इसी बात को लेकर जुड़ा है कि वह किसके खानदान में जाकर किसके वंश को आगे बढ़ाएगी। तुमने हर्षिता के लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, मगर हाँ, एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अनिका चांदनी की बात सुनकर कुछ हैरान हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि चांदनी इस बात को कहाँ ले जाना चाहती थी। चांदनी ने यहाँ वहाँ देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम एक साथ 3-3 बच्चों को जन्म दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो वह दवाई मैं तुम्हें दे सकती हूँ। रोहित मारवा के साथ तुम एक साथ ट्रिपलेट को जन्म दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह दवाई दे दूंगी बिना किसी कीमत के। अनिका चांदनी की यह बात सुनकर इतनी हैरान हो गई थी कि उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। चांदनी ने अनिका को संभालते हुए उसका एक हाथ पकड़ा। अनिका ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए चांदनी से पूछा, यह क्या कह रही हो तुम? क्या सचमुच इस तरह की कोई दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती हो? चांदनी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चांदनी घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अनिका और उसके बीच जो बातें चल रही थी वह और कोई सुने। अनिका पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी थी, और तो और अब अलेक्जेंडर भी अनिका और रोहित की लाइफ में आ चुका था। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बच्चे ना भी हुआ तब भी वह उसे जरूर अपनाएगी, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म थी कि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था। एक हंसते खेलते परिवार को पूरा करने के लिए अनिका को और बच्चों की जरूरत नहीं थी। वो पहले ही इस बात को लेकर परेशान थी कि वह 3-3 बच्चों के भविष्य में कैसे एक साथ संभाल पाएगी, और फिर 3 बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर अनिका यह जरूर जानना चाहती थी कि आखिर चांदनी कौन सी दवाई की बात कर रही थी। इतने सालों तक अनिका आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में जुड़ी हुई थी, मगर खुद अनिका ने कभी इस दवाई के बारे में कुछ नहीं सुना था। हाँ, अनिका ने पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा जरूर था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि आज की दुनिया में वह दवाई कहीं मौजूद है। अनिका ने चांदनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और चांदनी से पूछा, मुझे बताओ कि तुम वह दवाई कहाँ से लेकर आई हो? किसने दी तुम्हें वह दवाई? क्या सचमुच ऐसी कोई दवाई है जिससे औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सके? उसका सवाल सुनते ही चांदनी खुद घबरा गई। घबराहट में आकर चांदनी ने फिर से यहाँ वहाँ देखने लगी। हर पल चांदनी इस बात को लेकर तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हो रही थी वह कोई कहीं से सुन ना रहा हो। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद जब चांदनी को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका को सच्चाई बताने में कोई हर्ज नहीं थी, तब उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। चांदनी ने अनिका से कहा, लगभग 6 साल और कुछ महीने पहले की बात है। मैंने रास्ते में एक लवारिस आदमी की जान बचाई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, मगर मैंने उस आदमी की जान नहीं बचाई होती तो शायद कई दिनों तक उसकी लाश के बारे में पता नहीं चलता। लोगों को रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आदमी के सर पर जोर से वार किया था।
पता नहीं ऐसा एक्सीडेंट की वजह से हुआ था या किसी ने उस आदमी पर हमला किया था, मगर जैसे ही मैंने उस आदमी की जान बचाई, उस आदमी ने मुझे एक दवाई का फार्मूला हाथ में थमा दिया। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वह जरूर कोई दवाई बनाने का फार्मूला था। उस आदमी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उससे कहा कि मैं उसके पास से किसी शहर में छोड़ सकती हूँ। तब उसने मुझे मना कर दिया और मुझे जाने को कहा। मैं अपनी कार में बैठकर घर आ गई। मेरी माँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती है। मेरी माँ की मदद से मैंने वह दवाई बनाई और शादी के बाद मैंने एक गोली खाई। जैसा वह बूढ़ा आदमी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि सिर्फ एक गोली खाने से औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, उसकी बात सच निकली। शादी के कुछ ही महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैंने डिलीवरी की तब एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। मैंने वही दवाई मेरी मझली बहन को उसकी शादी के बाद भी दी। उसे पहली बार जुड़वा बच्चे हुए और दूसरी बार एक साथ ट्रिपलेट्स। दवाई सचमुच काम कर रही है। यह देखकर मैं आज भी उतनी ही हैरान हूँ जितनी हैरानी मुझे अपनी डिलीवरी के बाद हुई थी। तुम चाहो तो वह दवाई मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। अनिका को पता था कि आयुर्वेद में ऐसी दवाई का आविष्कार होना नामुमकिन था, मगर वह जानना चाहती थी कि आखिर वह इंसान कौन था जिसने चांदनी को उस दवाई का फार्मूला दिया था। उसने चांदनी से पूछा, वह इंसान कौन था? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? चांदनी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने उसके काफ़ी बार पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, कहाँ रहते हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसका हुलिया मुझे आज भी याद है। चांदनी ने धीरे धीरे उस आदमी का हुलिया बताना शुरू किया। चांदनी जैसे जैसे उस आदमी का हुलिया बताने लगी, अनिका के चेहरे का रंग उड़ने लगा। चांदनी जिस तरीके का हुलिया बताया था वह सुनकर अनिका को यकीन हो गया था कि हो न हो चांदनी जिस बूढ़े आदमी से मिली थी वह शख्स और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे, जो इस वक्त हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी की देखरेख में ट्रीटमेंट ले रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे। बूढ़े बाबा अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। हालांकि अनिका ने राजलक्ष्मी को एक्यूपंक्चर की सारी टेक्निक सिखा दी थी। राजलक्ष्मी मयूर के साथ साथ बूढ़े बाबा की भी देखभाल किया करती थी और उन्हें रोज एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट भी दिया करती थी। चांदनी ने अनिका से कहा, एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मैं भी इतनी घबरा गई थी कि मैंने उस आदमी की फ़ोटो मोबाइल में नहीं खींची, वरना मैं तुम्हें उस आदमी का चेहरा दिखा सकती थी। अनिका को यह सब कुछ कहीं न कहीं कनेक्टेड लग रहा था। 6-6.5 साल पहले की बात थी। यह तकरीबन उसी समय की बात थी जब अनिका प्रेग्नेंट थी। अनिका को तभी अचानक कुछ याद आया। अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर अनिका ने मोबाइल की स्क्रीन चांदनी को दिखाते हुए पूछा, यही वह आदमी है जिससे तुम मिली थी? अनिका के पास बूढ़े बाबा की तस्वीर मोबाइल में स्टोर थी। कुछ देर तक बड़ी ही गौर से मोबाइल स्क्रीन पर देखने के बाद चांदनी ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह वही आदमी है जो मुझे मिले थे। इनका चेहरा तो पूरी तरह से झुलस चुका है, मगर उनका चेहरा मुझे आज भी याद है। उनके लेफ्ट गाल पर एक तिल था, गोल गोल आंखें, लंबी नाक। वह यह नहीं हो सकते। अगर वह होंगे तो भी मैं इस तस्वीर के जरिए उन्हें पहचान नहीं पाऊंगी। इस तस्वीर में जो शक्ल दिखाई दे रही है वह तो काफ़ी डरावनी है। अनिका ने नोटिस कर लिया था कि चांदनी को बूढ़े बाबा की तस्वीर देखकर काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही थी, इसलिए अपना मोबाइल फ़ोन फिर से अपनी जेब में रखते हुए अनिका फिर से गहरी सोच में खो गई। जहाँ तक बूढ़े बाबा का चेहरा झुलसने का सवाल था, अनिका अच्छी तरह जानती थी कि यह 20 साल पहले की बात थी। इनका मतलब साफ था कि 6 साल पहले जो आदमी चांदनी को मिला था वह और बूढ़े बाबा एक ही शख्स नहीं हो सकते थे। फिर कौन था वह आदमी, यह कहना अनिका के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने पलटकर चांदनी की ओर देखा और पूछा, अच्छा वह आदमी तुम्हें कहाँ मिला था? I mean, क्या यह हादसा दिल्ली में हुआ था? चांदनी ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, नहीं, यह बात यहाँ की नहीं है। मैं उन दिनों मनाली कुछ काम से जा रही थी। मनाली बॉर्डर के आसपास ही यह हादसा हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तभी चांदनी को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका भी मनाली से दिल्ली आई थी। अनिका ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद चांदनी से पूछा,
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह हादसा कब हुआ था? वह आदमी तुम्हें एग्जैक्टली किस वक्त मिला था? कुछ देर सोचने के बाद चांदनी ने जवाब देते हुए कहा, 6.5 साल पहले नवंबर का महीना था। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और बाल पूरी तरह से सर्दियों के कारण जम चुके थे। मैंने अपने पति की एक जैकेट भी उसे पहनाई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वह नवंबर का महीना था। हम लोग हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी भी मनाली की ओर आगे बढ़ रहे थे। जब चांदनी को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उस आदमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रही थी, तब चांदनी ने उससे पूछा, क्या मेरे साथ जो हादसा हुआ था वह तुम्हारे साथ कनेक्टेड है? चांदनी ने जो वक्त बताया था यह वही वक्त था जब अनिका के पेट में रिया और आर्यन थे। अनिका को धीरे धीरे अब यह लगने लगा था, हो ना हो उस हादसे का कनेक्शन अनिका के साथ जरूर जुड़ा था। कुछ देर तक अपने दिमाग में एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ते हुए अनिका ने चांदनी की ओर देखकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस हादसे का ताल्लुक जरूर मेरे साथ है। चांदनी की बातें सुनने के बाद अनिका गहरी सोच में पड़ गई। अनिका हॉस्पिटल कॉरिडोर की खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। तभी अचानक रोहित के जूतों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रोहित ने अनिका के पास आकर अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रोहित समझ चुका था कि जरूर अनिका किसी बहुत बड़े टेंशन में थी और रोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता का मामला सॉल्व होने के बावजूद अनिका परेशान क्यों नजर आ रही थी। अनिका और चांदनी के बीच जो भी बातें हुई थी वह सारी बातें एक के बाद एक अनिका ने रोहित को बताएं। रोहित यह सारी बातें सुनकर हैरान हो गया। कुछ देर तक रोहित भी एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक ही रोहित के दिमाग में कोई बात आई। रोहित ने चांदनी की ओर देखकर पूछा, क्या उस बूढ़े आदमी की कोई निशानी है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई भी ऐसी बात जो तुम अभी बताना भूल गई हो, या कोई ऐसी चीज जिसे हम उस आदमी के बारे में कुछ पता लगा सके। रोहित के सवाल पर काफी देर तक चांदनी हॉस्पिटल कॉरिडोर की बेंच पर बैठी सोचती रही। फिर अचानक चांदनी को कुछ याद आया। चांदनी झटके से अपनी जगह से उठी और रोहित और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, एक चीज है मेरे पास उस आदमी की। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही, रोहित और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने चांदनी को दोनों कंधे से पकड़ते हुए कहा, बताओ क्या है वो? हो सकता है उस चीज के जरिए हम उस बूढ़े आदमी तक पहुंच सके। चांदनी ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह चिट्ठी है, वह चिट्ठी जिसमें उन्होंने मुझे उस दवाई की फार्मूला लिख कर दिया था, वह अभी भी मेरे पास है। चांदनी की बात सुनकर रोहित तेजी से चांदनी और अनिका के पास आया। रोहित ने चांदनी से कहा, चिट्ठी हम देख सकते हैं? चांदनी ने इससे पहले रोहित मारवा के साथ फेस टू फेस बात कभी नहीं की थी। रोहित देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। चांदनी भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। रोहित मारवा को इस तरह बात करते हुए देखकर चांदनी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मगर वो जानती थी कि रोहित मारवा बहुत जल्द अनिका के साथ शादी करने वाला था और अनिका के ऊपर चांदनी को पूरा भरोसा था। रोहित एक काफ़ी श्योर बिजनेसमैन था। रोहित ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था और रोहित के एरोगेंस के बारे में चांदनी ने कई सालों से काफ़ी कुछ सुन रखा था। इसलिए जब रोहित ने चांदनी को सवाल पूछा तो कुछ देर तक चांदनी समझ नहीं पाई थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। मगर जब चांदनी ने अनिका की आंखों में देखा तब धीरे धीरे चांदनी की सांसें कंट्रोल में आई और चांदनी ने अनिका से कहा, वह चिट्ठी तो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, मेरी माँ के घर संभाल कर रखी है मैंने, वह चिट्ठी अभी मैं जाकर लेकर आती हूँ। इससे पहले कि चांदनी निकलने की कोशिश करती, अनिका ने चांदनी को रोकते हुए कहा, क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? चांदनी अनिका पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। अभी अभी अनिका ने चांदनी की बहन हर्षिता की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, मगर जब अनिका ने कहा कि हम तुम्हारे साथ घर आ सकते हैं, तब अचानक चांदनी की नज़र अपने सामने खड़े रोहित मारवा पर पड़ी। चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर क्या जवाब दें, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि क्या सचमुच रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून चांदनी के घर आएगा। बड़े बड़े बिजनेस फैमिली सिर्फ यह बात सपने में ही सोच सकते थे कि किसी दिन रोहित मारवा उनके घर आएगा। चांदनी ने अपना होश संभालते हुए अनिका से कहा,
जरूर, चलिए मेरे साथ। चांदनी की बात सुनते ही अनिका ने हर्षिता को वार्ड बॉय के साथ उसके कमरे में भिजवा दिया। रोहित ने भी अपना एक बॉडीगार्ड हर्षिता के कमरे में के बाहर तैनात कर दिया ताकि तरुण या सिंघानिया परिवार का कोई और सदस्य हर्षिता को परेशान न कर सके। हॉस्पिटल से निकलकर चांदनी अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगी। चांदनी की कार के पीछे रोहित और अनिका अपनी कार में चांदनी को फॉलो करने लगे। कार में बैठी हुई अनिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर बैकरेस्ट पर रख दिया। रोहित जान चुका था कि काफी वक्त बीत चुका था और अनिका की नींद पूरी नहीं हुई थी। रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है साहनी परिवार के घर पहुंचने में हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तब तक तुम कुछ देर आराम कर लो। अनिका ने अपना सर रोहित की ओर घुमाते हुए भारी आवाज में पूछा, रिया कैसी है? अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है रिया अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने डैड के साथ ज़्यादा खुश है। अनिका जानती थी कि रोहित यह बात सही थी, मगर कहीं न कहीं रोहित अपनी लाडली बेटी को जितनी छूट दे रहा था वह गलत भी था। मगर इस वक्त अनिका रोहित के साथ रिया की परवरिश को लेकर कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने रोहित से पूछा, अच्छा यह तो बताओ अलेक्जेंडर और रिया के बीच में कैसी जम रही है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अब तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात पर अनिका ने झटके से अपना सर उठा लिया और रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हो? अब तक दोनों बच्चे एक दूसरे से मिले नहीं, यह कैसे हो सकता है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, दरअसल अलेक्जेंडर जब से आया है तब से उसने अपने आप को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया है। नौकर को कहकर मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पर उसके कमरे में खाना भिजवा देता हूँ, मगर वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं इस लड़के को कैसे संभालेंगे हम लोग। अलेक्जेंडर को लेकर रोहित के दिल में चिंता बढ़ने लगी थी। अनिका को भी तभी कहीं न कहीं अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी फिक्र होने लगी थी। अलेक्जेंडर बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था। इंटेलिजेंस और बिहेवियर के मामले में वो काफ़ी तेज था। अक्सर ऐसे बच्चों को काबू में करना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती थी। अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि चाहे अलेक्जेंडर उसका बेटा हो या ना हो, मगर एक बात तो तय था कि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था और इस रिश्ते से अलेक्जेंडर को फ्यूचर में संभालना न सिर्फ रोहित की बल्कि अनिका की भी जिम्मेदारी थी। अनिका के मन में जब इस बात की फिक्र चल रही थी कि अलेक्जेंडर आर्यन और रिया के बीच में कैसे निभेगी, तभी अचानक रोहित की कार ने ब्रेक मारी। रोहित की कार चांदनी की कार के ठीक पीछे खड़ी थी। चांदनी अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ बात कर रही थी। चांदनी और सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच चल रही बातें रोहित और अनिका सुन नहीं पा रहे थे, मगर अचानक ही इन्होंने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड चांदनी की बात सुनने के बाद तुरंत हैरानी से पीछे की कार की ओर देखने लगा। इसके तुरंत बाद वह भागकर अपनी सिक्योरिटी केबिन के पास गया और इशारे से केबिन के अंदर बैठे अपने आदमी को बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट खोलने का इशारा करने लगा। जैसे ही गेट खोलने के बाद रोहित की कार आगे बढ़ने लगी, वह सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित की कार के सामने देखकर सैल्यूट करने लगा। पार्किंग लॉट में दोनों गाड़ियां पार्क करने के बाद चांदनी अनिका और रोहित को एस्कॉर्ट करती हुई लिफ्ट तक ले गई। जब वह तीनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तब चांदनी लगातार रोहित मारवा को देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा आज खुद उसके घर आ रहा था। जैसे ही साहनी हाउस के फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। रोहित और अनिका ने देखा कि चांदनी और हर्षिता की मां दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। रोहित और अनिका को देखकर चांदनी की मां ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए रोहित से कहा, आइए बेटा, प्लीज आइए, साहनी हाउस में आपका स्वागत है। हर्षिता की मां अच्छी तरह से जानती थी अनिका ने बहुत कुछ किया था हर्षिता की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए। आज हर्षिता की मां के लिए दुगुनी खुशी की बात यह थी कि न सिर्फ अनिका ने हर्षिता को बचाया था, बल्कि खुद रोहित मारवा आज साहनी हाउस आया था। रोहित और अनिका को बड़े ही प्यार से अपने घर में वेलकम करते हुए चांदनी की मां ने नौकरों से कहा, जरा जल्दी से नाश्ता और शरबत लेकर आओ। यह बात सुनते ही लगभग अनिका और रोहित ने एक साथ कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर फाइन।
ऐसा नहीं था कि रोहित और अनिका को साहनी हाउस की खाने पीने पर भरोसा नहीं था, मगर दोनों के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन था वह बुढ़ा आदमी जो 6.5 साल पहले चांदनी को मिला था। वह जल्द से जल्द वह चिट्ठी देखना चाहते थे जो वह बुढ़ा आदमी चांदनी को दे गया था। चांदनी भी जानती थी कि रोहित मारवा जैसे बिजनेस मैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, इसलिए बिना वक्त गंवाए चांदनी अंदर के कमरे से एक छोटी सी चिट्ठी अपने साथ लेकर आई। वह चिट्ठी अनिका को थमाते हुए चांदनी ने कहा, यह वही चिट्ठी है जो उस बूढ़े बाबा ने मुझे दी थी। चांदनी की माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चांदनी ने वह चिट्ठी अनिका को क्यों दी थी, मगर वह इतना जरूर जानती थी कि इतनी बड़ी डॉक्टर और इतने बड़े बिजनेस फैमिली मारवा की होने वाली बहू साहनी परिवार के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं कर सकती थी। इसलिए अनिका को समझाते हुए चांदनी की माँ ने कहा, देखो बेटा, इस चिट्ठी में जो फार्मूला लिखी गई है उससे बनी हुई दवाई काफ़ी असरदार है, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि इस दवाई की कभी ज़्यादा लालच मत करना। हर दिन सिर्फ एक दवाई के सेवन से तुम एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती हो। आप दोनों तो पहले से ही जुड़वा बच्चों के माँ बाप हैं। अगर दवाई ज़्यादा खा ली गई तो 3 से भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। यह बात कहने के बाद चांदनी की माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और रोहित की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि इस दवाई का कभी ओवरडोज नहीं होना चाहिए। वह क्या है ना कि एक बाप होने के नाते और इतने बड़े खानदान के मुखिया होने के नाते आप तो चाहेंगे कि आपके घर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके घर आंगन में खेले, मगर बच्चों की ज़्यादातर जिम्मेदारियां एक माँ को निभानी होती है। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक एक माँ को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो जरा सोच लीजिए, हमारी खूबसूरत सी अनिका को ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े और फैसला आपके हाथ में है। अनिका और रोहित अच्छी तरह जानते थे कि चांदनी की मां ने बात को पूरी तरह से गलत समझा था। वह लोग यहाँ यह देखने आए थे कि आखिर इस चिट्ठी के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हो जिससे वह लोग उस बूढ़े बाबा तक पहुँच सके। मगर चांदनी की मां ने यह सोचा था कि अनिका और रोहित शायद इसलिए यह दवाई लेने आए थे क्योंकि उनकी प्लानिंग थी वह और ज़्यादा बच्चों को जन्म देकर मारवा खानदान के वंश को हरा भरा कर दे। इस वक्त अनिका और रोहित के पास आंटी की गलतफहमी दूर करने का वक्त नहीं था। अनिका ने जल्दी से उस चिट्ठी को खोला। जैसे ही अनिका ने चिट्ठी पढ़ी, अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। रोहित ने अनिका के हाथों में पकड़ी हुई चिट्ठी को अनिका के ठीक पीछे जाकर पढ़ा। जब रोहित ने देखा कि चिट्ठी पढ़ने के बाद अनिका काफ़ी परेशान हो गई थी, तब रोहित ने अनिका के कंधे पर एक हाथ रखकर अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई हो तुम? क्या इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उससे यह बात पता चल सकता है कि वह आदमी कौन था जो 6.5 साल पहले चांदनी को मिला था? अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को देखने लगी। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर रोहित ने फिर से धीमी आवाज में अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनिका ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, यह चिट्ठी तो